हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा चल रहा था प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में आपको पढ़ा रही थी, तो उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको पढ़ा दी थी कोशिका द्रव्य में। चैप्टर चल रहा हमारा कोशिका जीवन की इकाई, जो आपको पता है। लेक्चर मैंने इसके 5 ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं। 5 लेक्चर मैंने ऑलरेडी इसके करवा दिए हैं। तो आज आगे का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। और कोशिका द्रव्य मैंने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। कोशिका द्रव्य एक बार मैं आपको चीज़ें रिवाइज करवा देती हूँ, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो पहले बच्चों, आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। कोशिका द्रव्य मैंने क्या क्या पढ़ाया था। कोशिका द्रव्य में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मैं कोशिका द्रव्य आपको पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने डीएनए के बारे में पढ़ाया था। आरएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए यानी कि आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में मैंने पढ़ाया था। फिर मैंने बताया था आरएनए भी 3 प्रकार के होते हैं। मैंने राइबोसोम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, वो थोड़ा बहुत मैंने आपको इसमें बताया था। फिर उसके बाद प्लाज्मिड बताया था, जो एक मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ होता है, और एक मुख्य आनुवांशिक पदार्थ बताया था जो जीनोमिक डीएनए होता है। और केंद्रकाभ के बारे में मैंने पढ़ाया था। केंद्राभ क्या है, जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्रोमोसोम और जीनोफोरस के नाम है केंद्रकाभ के। उसके बाद मैं आपको पढ़ाया था मैंने आपको अंतर्विष्ट पिंड के बारे में मैं पढ़ा रही थी आपको, यानी कि इंक्लूजन बॉडी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि अंग्रेजी में अगर हम कहें तो इसे बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी, यानी कि बचा हुआ पदार्थ बोलते हैं। अंत मैंने अंदर, और विष्ट मैंने जो वेस्ट हुआ है, यानी कि वेस्ट है जो, उसे हमें स्टोर करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं। तो बचा हुआ पदार्थ की बात हमने की थी। तो उसके बारे में मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, अंतरिष्ट पिंड से, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ जल्दी में वो वीडियो ऐसे ही हो गई थी डाउनलोड, तो वहाँ पे एंड भी सही से मैं नहीं कर पाई थी अंतरिष्ट के बारे में। फिर ढंग से पढ़ा देती हूँ, अच्छे से आपको क्लियर करवा देती हूँ। तो ये हमारे चल रहा था अंतरिष्ट पिंड। तो अंतरिष्ट पिंड का मतलब है अंत मैंने, यानी कि अंदर, जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाएगा, और वेस्ट मैंने जो वेस्ट है, तो उसके बारे में मैं आपको, वेस्ट मैंने जो वेस्ट पदार्थ है, तो उसे हम स्टोर करके रखते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। तो कह सकते हैं बचा हुआ पदार्थ, मैंने बताया था इसे बचा हुआ पदार्थ, इसे कह सकते हैं बचा हुआ पदार्थ, यानी कि एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है, और इस पर क्या होता है, कोई आवरण नहीं होता, यानी कि इस पर कोई झिल्ली, कोई आवरण नहीं मिलता। तो इस पर क्या होगा, कोई आवरण, कोई झिल्ली इसमें नहीं मिलती। तो एक स्थान पर क्या होगा, एकत्रित यानी कि इकट्ठा हो जाता है, और कोई आवरण इसमें क्या होगा, नहीं होता। तो आवरणहीन बोल सकते हैं हम इसे, कि ये कैसा है, आवरणहीन, यानी कि कोई आवरण इसमें नहीं होता। अगर हम अंतर्विष्ट पिंड की बात करें, यानी कि वो पदार्थ है क्या, इसमें पदार्थ में है क्या, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, तो इनकी बात करते हैं कि खाद्य पदार्थ है क्या। ये 2 प्रकार का खाद्य पदार्थ होगा, एक खाद्य पदार्थ जो एकत्रित होगा, और एक गैसीय अंतर्विष्ट पिंड में, एक गैसीय का अवस्था में होगा और एक खाद्य पदार्थ अवस्था में होगा। 2 अवस्थाएं होंगी इसकी, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मैंने बताया एक खाद्य पदार्थ में एकत्रित होगा और एक गैसीय। तो ये 2 अवस्था में ये क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो अगर हम खाद्य पदार्थ की बात करें इसकी, तो उसमें क्या होगा, ग्लाइकोजन कणिकाएं होगी। इस खाद्य पदार्थ में क्या मिलेगा, ग्लाइकोजन कणिका। तो ये ग्लाइकोजन कणिका किन में मिलती है, ये जीवाणु में मिलेगी, जीवाणु में पाए जाएंगे ये। उसके बाद फॉस्फेट कणिका। फॉस्फेट कणिका यानी कि ये फॉस्फेट कणिका किस में मिलेगी, एटीपी होता है जो क्या करता है, ऊर्जा, यानी कि इससे ऊर्जा मिलती है, उसमें भी फॉस्फेट मिलता है। और डीएनए में भी फॉस्फेट से डीएनए बना होता है, फॉस्फेट, और आरएनए भी फॉस्फेट से बना होता है। तो अगर हम बात करें तो फॉस्फेट कणिका जो होगी वो क्या होगी, सभी में मिलेगी, यानी कि सभी में मिलेगी। और साइनोफाइसिन कणिका होती है एक, साइनोफाइसिन, एक होती है साइनोफाइसिन कणिका। जो साइनोफाइसिन
कणिका होगी वो किस में मिलेगी, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो जो फाइसिन होगी, तो ये फाइसिन कणिका किस में मिलेगी, नीलहरित शैवाल में मिलेगी, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगी। तो ये इसमें खाद्य पदार्थ में एकत्रित होंगे, ग्लाइकोजन कणिका और फॉस्फेट कणिका और साइनोफॉस्फीन कणिका, ये इसमें मिलते हैं खाद्य पदार्थ में। तो अगर हम बात करें गैसीय अंतर्विष्ट पिंड की, तो गैसीय अंतर्विष्ट पिंड में क्या मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेगी। गैस की अवस्था की बात करो, यानी कि गैसीय अंतर्विष्ट पिंड कैसे होते हैं, ये खोखले होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, यानी कि जैसे पादप प्लावक भी होते हैं जो समुद्र के ऊपर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, तो ऐसे ही ये क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में मिलते हैं। अंतर्विष्ट पिंड जो होंगे ये गैसीय अवस्था में मिलेंगे। तो ये किस में मिलेगी, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में ही पाए जाएंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको टॉपिक जो होगा क्लियर हो गया होगा, अंतर्विष्ट पिंड समझ में आएगा आपके। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है कशाभिका, जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिला। तो ये बात करी हमने इंक्लूजन बोर्ड की, अब बात करते हैं फ्लैजिला की, यानी कि कशाभिका। तो कशाभिका क्या होगी, कशाभिका क्या करती है, इसका कार्य क्या है, कशाभिका यानी कि फ्लैजिला, जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिला। तो उसका कार्य क्या है, ये क्या करती है, गति प्रदान करती है, यानी कि क्या करेगी, ये कोशिका को गति देने का कार्य करती है। यूकैरियोटिक कोशिका, ये अगर हम बात करें, यानी कि कशाभिका जो होगी ये यूकैरियोटिक कोशिका में अलग मिलेगी और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अलग इसकी संरचना होगी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो उसकी कार्य की बात करें अगर हम, तो कार्य क्या होगा उसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका को गति देना। तो क्या करेगी ये, प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या देगी, गति देने का कार्य करेगी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या करेगी, गति प्रदान करेगी। जैसे मैंने बताया यूकैरियोटिक कोशिका में इसकी संरचना अलग होगी। तो 3 भागों से मिलकर बनी होती है ये संरचना की। अगर हम बात करें तो उसकी संरचना स्ट्रक्चर इसकी कुछ ऐसी होगी, ऐसे यहाँ से ऐसे निकलेगी। उसके बाद ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होगी। इसमें आज 4 प्लेट्स होती हैं, 4 प्लेट्स पाई जाती हैं और इनसे क्या निकलता है, फ्लैजिलीन। एक धागेनुमा संरचना मिलती है जिसे बोलते हैं फ्लैजिलीन। और इसे क्या बोलेंगे हम, तंतु बोलेंगे। ये क्या है, तंतु, और ये क्या है, फ्लैजिलीन। इसका नाम क्या है, फ्लैजिलीन। और इसे क्या बोलेंगे हम, अंकुश। ये क्या मिलेगा, इसका आधारीय शरीर होगा, ये जहाँ आधार होता है, यानी कि इसका कशाभिका का ये आधार कहाँ से निकलता है, कोशिका झिल्ली से और कोशिका भित्ति से। जहाँ को क्या होगी, यहाँ कोशिका झिल्ली होगी और यहाँ के अंदर क्या होगा, कोशिका, यानी कि बाहर तो कोशिका भित्ति मिलेगी और अंदर क्या मिलेगा, कोशिका झिल्ली मिलेगी। तो ये आधारीय, जिसे हम बोलते हैं आधार काय, यानी कि आधार से जो निकलता है, यानी कि जो आधार है, आधार इकाई इसे बोलेंगे हम। और उसके बाद ये क्या है, अंकुश है, इसे को क्या बोलेंगे, अंकुश। और ये तंतु है जिसे फिलामेंट भी बोलते हैं। और ये धागेनुमा संरचना जो निकलती है इससे, उसे क्या बोलते हैं, फ्लैजिलीन। तो ये मैंने आपको इसकी संरचना बता दी। तो इसके अगर हम बात करें तो 3 भागों से मिलकर बनी होती है स्ट्रक्चर फ्लैजिला की। तो जैसे मैंने बताया फ्लैजिला जो होगा, यानी कि कशाभिका जो होगी, वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। 3 भागों से मिलकर बना होगा ये, एक आधारीय भाग और एक अंकुश और एक तंतु। यानी कि अंकुश को, यानी कि जो अंकुश होगा ये क्या है, माउथ है, यानी कि मुख होता है यहाँ, तो उसे माउथ बोल सकते हैं। यानी कि ये क्या है, अंकुश यानी कि माउथ है ये। और तंतु को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये क्या है, फिलामेंट।
तो इसकी हमने कशाभिका के स्ट्रक्चर की बात कर ली और कार्य की बात कर ली। इसका कार्य क्या होगा और इसकी संरचना किस तरह से यानी कि किन किन भागों से मिलकर बनी होती है। तो ये हमारा हो गया कशाभिका। अब हम बात करते हैं झालर की यानी कि फिमरिया। तो फिमरिया की बात करते हैं, इसे बोलते हैं फिमरिया यानी कि झालर। इसका कार्य क्या होता है और क्या करता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या तो प्रोकैरियोटिक की जगह अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो झालर क्या करेगा, ये जोड़ने का और चिपकाने का कार्य करता है। तो जो झालर का कार्य होगा वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका को यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो ठोस भाग होते हैं उससे क्या करता है, जोड़ने का यानी कि चिपकाने का कार्य करता है। जैसे मिट्टी हो गई, इसमें भी ठोस भाग होते हैं। जैसे मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होगी और पत्थर कंकड़ होती हैं ये, तो ये कई कई प्रकार की होती हैं। तो इन्हें ठोस पदार्थ जो होंगे उससे क्या करता है, ये जोड़ने का कार्य करता है झालर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के ठोस भागों को क्या करेगा, जोड़ने का या चिपकाने का कार्य करता है। झालर का कार्य क्या है, चिपकाने का या जोड़ने का। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या करेगा ये, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या करेगा, ठोस भाग से जोड़ने का चिपकाने का कार्य क्या करता है। तो हमने झालर की बात करी। अब हम अगले जो कोशिका द्रव्य में जो पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा, रोम। तो रोम की बात करते हैं कि रोम का कार्य क्या है, जिसे हम पिलाई बोलते हैं। रोम को क्या बोलते हैं हम, पिलाई। तो रोम का कार्य क्या है, एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये रोम का कार्य क्या है, एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से जोड़ने का। तो रोम का कार्य क्या है, एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से जोड़ने का, यानी कि जो एक कोशिका होगी दूसरे कोशिका यानी कि एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से जोड़ने का कार्य करती है रोम। और झालर में प्रोकैरियोटिक जो ठोस पदार्थ होंगे उनसे चिपकने का या जुड़ने का कार्य होता है झालर का। तो इनका मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको ये रोम और झालर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको पीछे का कोई भी साउंड आवाज़ या सुनाई देती है तो इग्नोर करना बच्चों, पढ़ने पर फोकस करना। मैं कोशिश तो करती हूँ कि पीछे का जो साउंड हो वो आपको ना सुनाई दे, लेकिन माफ़ करना, आप पढ़ने पर फोकस करोगे तो अच्छे से आपकी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो ये हो गया हमारा कोशिका द्रव्य, हमारा ये क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ ली जो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिल रही थी। अब हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें हम तो यूकैरियोटिक कोशिका को ससीम केंद्री भी बोलते हैं। ससीम केंद्री भी इसका क्या है, नाम है दूसरा, जो एनसीईआरटी में है। तो यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो जो आर.एच. व्हाइटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी, आर.एच. व्हाइटेकर ने, उसने क्या बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जगत यानी कि प्रोटिस्टा, कवक, पादप, प्राणी और मोनेरा। तो अगर हम मोनेरा की बात करें तो जो आर.एच. व्हाइटेकर थे उन्होंने जो मोनेरा जगत था उसे कौन से उसमें रखा था, मोनेरा को प्रोकैरियोटिक में। तो मोनेरा जो हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ी है कोशिका, तो उसमें यानी कि मोनेरा जगत को किस में रखा था, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो ये मोनेरा जगत तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारे कितने जगत बच गए हैं, 4, यानी कि प्रोटिस्टा, कवक और पादप और प्राणी। तो ये जो 4 जगत हैं ये किस में रखे गए हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में। तो 5 जगत किस में रखे गए हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये किस में रखे गए हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोटिस्टा, कवक, पादप और प्राणी ये किस में रखे गए हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में। और जो मोनेरा जगत है वो किस में रखा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, जो जिसमें मोनेरा जगत आते हैं, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम किन की बात करेंगे, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जो ये यूकैरियोटिक कोशिका में रखे गए हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में इन्हें रखा गया है। तो यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाया जाएगा, तो इसमें क्या मिलता है, केंद्रक मिलेंगे, इसमें झिल्ली युक्त अंग मिलेंगे, यानी कि अगर कोशिकांग पाए जाएंगे। यानी कि झिल्ली युक्त का मतलब है कि जो भी इसमें कोशिकांग मिलेंगे उन पे क्या होगी, सभी पर झिल्ली पाई जाएगी। तो इसमें क्या होगा, केंद्रक पाया जाएगा,
तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। इसमें केंद्रक पाया जाएगा और झिल्ली युक्त अंग पाएंगे, झिल्ली युक्त अंग पाए जाएंगे। यानी कि झिल्ली युक्त का मतलब है सारे जो भी कोशिकांग होंगे उन पे क्या होगी, झिल्ली, यानी कि उनमें आवरण पाया जाएगा। तो हमने 2 पॉइंट हो गए हमारी यूकैरियोटिक कोशिका में। अगर हम बात करें इसकी कोशिका द्रव्य में, तो अगर कोशिका द्रव्य की बात करें, यानी कि इसमें जो कोशिका द्रव्य मिलेगा, अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य जो था वो गति यानी कि मूवमेंट नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उसमें क्या करेगा, जो कोशिका द्रव्य होगा उसमें गति होगी, ज़्यादा तो नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत इसमें गति होती है। तो अगर हम डी पॉइंट की यानी कि सी पॉइंट की बात करें, सॉरी ये सी पॉइंट है, इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य गति होगी, यानी कि कोशिका का जो द्रव्य होगा उसमें क्या होगा, गति यानी कि मूवमेंट होता है। तो ये हमारे सी पॉइंट हो गया, गति करता है। अब हमारे सी पॉइंट हो गए, यानी कि 3 पॉइंट की बात कर लिया हमें। अब अगला जो पॉइंट होगा इसमें क्या होगा, यानी कि जो इसमें गति होती है वो किसके द्वारा होगी, यानी कि इसमें कुछ सूक्ष्म नलिका मिलेंगी जिनके द्वारा क्या होगी, ये गति करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में मैंने बताया था कि जिसमें क्या होगा, कोशिका में क्या होगी, कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाएगी। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, कोशिका भित्ति मिलती है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगी, कोशिका झिल्ली मिलेगी। कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। और तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो होगा वो क्या मिलेगा, इसमें सूक्ष्म नलिका मिलती है। यानी कि इसमें कोशिका का जो कंकाल बनाएगा वो क्या बनाएंगी, सूक्ष्म नलिका बनाएंगी। तो ये ए सी पॉइंट हो गया। तो डी पॉइंट की बात करें अगर हम, तो ये जो उसमें कोशिका कंकाल मिलेगा वो सूक्ष्म नलिका का बना हुआ होता है। तो हमारे कितने पॉइंट हो गए, इसमें 4 पॉइंट हो गए। एक तो उसमें केंद्रक पाया जाएगा, झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलेंगे, कोशिका द्रव्य मिलेगा जो गति करेगा, और कोशिका कंकाल होगा जो सूक्ष्म नलिका से बना हुआ होगा। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका में पादप और जंतु कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका जो होगी, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या डिफरेंस मिलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या इनमें अंतर मिलते हैं। तो अगर हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में राजधानी मिलेगी। अगर संरचना की बात करें पादप कोशिका की तो उसकी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में जो दी हुई है तो उसमें क्या मिलेगी, एक बड़ी सी राजधानी मिलती है। जो राजधानी का मतलब है, यानी कि रस जो भरी होगी वो 90% भाग जो होगा उससे पानी से भरा होता है। राजधानी जो होगी उसमें 90% पानी का, यानी कि पानी मिलता है 90%। और इसमें क्या मिलेगी, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है और कोशिका झिल्ली मिलेगी। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होगा, कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी, कोशिका झिल्ली मिलेगी। तो पादप और जंतु कोशिका की बात करते हैं तो उसमें राजधानी मिलेगी और जो क्या होगी 90% जो होगा पानी से भरी होती है। किससे भरी होती है, ये पानी से भरी होती है। 90% क्या मिलेगा, इसमें पानी मिलेगा, जल मिलेगा। तो इसमें ये जो राजधानी होती है ये बहुत ज़्यादा जो भाग है पादप कोशिका का वो घेर के रखती है। राजधानी बहुत ज़्यादा जो भाग होगा उसमें मिलेगी राजधानी। और कोशिका भित्ति मिलेगी इसमें। और क्या मिलेंगे, हरित लवक मिलेंगे। हरित लवक यानी कि क्या करेंगे, पादप क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हरित लवक मिलेंगे इसमें। हरित लवक में क्या होगा, हरित लवक जो होगा उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो उसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। यानी कि ये क्या करते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यानी कि इनमें फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण ये करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण किस में होगा, हरित लवक में होगा। तो पादप कोशिका की बात करी हमने, राजधानी मिलेगी इसमें, कोशिका भित्ति मिलेगी और हरित लवक मिलेगा। अब बात करते हैं हम जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका में अगर हम बात करें, जंतु कोशिका में राजधानी भी नहीं मिलेगी, कोशिका भित्ति भी नहीं मिलेगी और ना हरित लवक मिलेगा। इसमें क्या मिलता है जंतु कोशिका में, इसमें तारक केंद्र मिलता है, यानी कि तारककाय। तो जंतु कोशिका में क्या मिलता है, तारक केंद्र, यानी कि जिसे हम बोलते हैं तारककाय। तो ये इसमें जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो मैंने आपको अब यूकैरियोटिक कोशिका की यानी कि स्ट्रक्चर की पादप कोशिका की बात करी मैंने, और जंतु कोशिका में आपको डिफरेंस यानी कि अंतर जो मिलेंगे इनमें ये होंगे।
जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में। तो यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में थोड़ा ही मैंने आपको पढ़ाया है, ज़्यादा कुछ मैंने चीज़ें इसमें नहीं करवाई है। अगले लेक्चर में मैं इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि बच्चों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ये सब आपको नोट्स बनाने हैं और अच्छे से रिवाइज़ करना है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, और रिवाइज़ करते रहना बच्चों, और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे कंसंट्रेट होकर। तो आई होप कि बच्चों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आप सभी का बच्चों धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ।